हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और तैयारी अपनी मजबूती के साथ और नियमितता के साथ आप लोग कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि बोर्ड का टाइम टेबल जारी हो चुका है। आपके बोर्ड के एग्जाम भी मार्च में 6 मार्च से जो स्टार्ट होने वाले हैं, तो अपनी तैयारी को अब नियमित रूप से और अपने समय को बढ़ाते हुए स्टार्ट कर दें। तो मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एग्जाम में। बेटा यहाँ हम बात कर रहे थे कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस की, जिनमें अपने केमिस्ट्री के पूरे कर लिए थे। और इससे पहले वाले वीडियो में अपने जो 5th चैप्टर है अपना जैव प्रक्रम, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को किया था। आज के इस वीडियो में हम उसी चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो लेके आए हैं, जिसमें बाकी के बचे हुए एमसीक्यूज क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। देखो बेटा, मैंने इस चैप्टर के लगभग सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन को अब इस वीडियो में लेके आया हूं। इससे बाहर इस चैप्टर में आपके लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा और एग्जाम में भी कंप्लीटली इससे बाहर शायद आपके कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि आपके इन्हीं वीडियो इसी जो एमसीक्यूज है ना, वहीं से आपके जो फिलिंग द ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट टाइप के आंसर वाले जो क्वेश्चन है ना, वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दे, ताकि जिन्हें भी पता नहीं है वो भी हमसे आकर जुड़ सके और इन एमसीक्यूज का लाभ उठा सके। तो शुरू करते हैं इस आज के सेशन को। बहुत ही धमाकेदार सेशन होने वाला है। आप सभी जोश और उत्साह के साथ बने रहें और जो क्वेश्चन आते हैं उनके आंसर देने की कोशिश करें कमेंट में। इससे क्वेश्चंस भी आपको याद होंगे, अगर गलत होगा तो भी याद होंगे और सही होगा तो भी आपको ये क्वेश्चंस याद होंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, इसे पढ़िए और आंसर दीजिए फटाफट। क्या कह रहा है? प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन होता है, उस भोजन के पाचन में जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन ए है टाइलिन, ऑप्शन बी है ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी है लाइपेज और ऑप्शन डी है पित्त। हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन करने वाला जो एंजाइम है वो क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो कौन सा जो एंजाइम है वो प्रोटीन का पाचन करता है? कौन सा करता है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए बेटा, रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। हमारे जो रुधिर है शरीर में प्रवाहित होने वाला है, इस शरीर में प्रवाहित होने वाले रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में कौन पहुंचाता है? हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में कौन पहुंचाता है? ऑप्शन ए है सिरा, ऑप्शन बी है धमनी, ऑप्शन सी है दोनों पहुंचाती है या ऑप्शन डी कोई नहीं। हृदय से, ध्यान रखना, ऑप्शन ये कह रहा है हृदय से शरीर के विभिन्न भागों से, हृदय से बाहर निकालने का काम किसका करता है? कौन करती है? धमनी। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, धमनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, फ्लोएम में भोजन का परिवहन किस प्रकार से होता है? आपको यह भी पूछा जा सकता था कि फ्लोएम उत्तक किसका परिवहन करता है। तो फ्लोएम फल भोजन से रिलेटेड है, तो भोजन का परिवहन फ्लोएम उत्तक करता है। किस प्रकार से होता है? ऑप्शन ए है क्या ऊपरी मुखी होता है, ऑप्शन बी है क्या अधोमुखी होता है, ऑप्शन सी है क्या दोनों तरफ होता है, या फिर ऑप्शन डी है कोई नहीं, किसी प्रकार का परिवहन नहीं होता है फ्लोएम में। तो क्या आएगा राइट आंसर? फ्लोएम उत्तक भोजन का परिवहन ऊपरी मुखी भी करता है और अधोमुखी भी करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, दोनों दिशाओं में। ऊपरी मुखी नीचे के भागों में अगर पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन है उसे पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है ऊपर, और नीचे मूल तक या जड़ तक इस भोजन को पहुंचाया जाता है। तो ऊपरी मुखी गति भी करता है और अधोमुखी गति भी करता है, तो दोनों प्रकार की गतियां पाई जाती है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए बेटा, श्वसन की इकाई है, वर्काणु है, नेफ्रॉन है, कूपिका है या श्वास नली है। श्वसन की इकाई किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जो भी राइट आंसर है फटाफट से अपना आंसर दीजिए बेटा। इनमें से कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर डी आएगा? श्वसन की इकाई है, तो श्वसन की इकाई किसे कहते हैं? अपना राइट आंसर क्या आएगा? कूपिकाएं। श्वसन की इकाई कूपिका कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी। जो वर्काणु और नेफ्रॉन एक ही बात है, और ये किसकी इकाई होती है? उत्सर्जन की। इससे पहले क्वेश्चन में आपने किया होगा कि जो वर्काणु है वो उत्सर्जन की इकाई होती है। देखिए, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन से है?
इनमें से वसा का पाचन करने वाले एंजाइम का नाम बताना है। वसा का पाचन कौन करता है? ऑप्शन ए है टाइलिन, ऑप्शन बी है ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी है लाइपेज और ऑप्शन डी है पित्त। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज वसा का पाचन करता है, वसा को वसीय अम्ल में परिवर्तित कर देता है। छोटी आंत में ये क्रिया होती है। नेक्स्ट देखिए 31, मछली में श्वसन अंग होता है। मछली श्वसन किसके द्वारा करती है? मछली के श्वसन अंग का आपको नाम बताना है कि मछली में जो श्वसन अंग है वो कौन सा होता है। तो ऑप्शन ए है फेफड़े, ऑप्शन बी है क्लोम, ऑप्शन सी है त्वचा, ऑप्शन डी है श्वास छिद्र। मछली में श्वसन अंग कौन सा होता है? फेफड़े होते हैं, क्लोम होती है, त्वचा होती है या श्वास रंध्र होती है? ए बी सी या फिर डी, जो भी राइट आंसर है फटाफट से अपना आंसर कमेंट कीजिए बेटा। क्या आएगा? मछली में श्वसन अंग क्लोम। क्लोम, मछली क्लोम के द्वारा श्वसन करती है। कैसे? बलपूर्वक पहले के सारे पानी को क्लोम में लेके जाती है, वहां से O2 रुधिर में और CO2 क्लोम में, और वापस इसको बाहर धकेल देती है। इस प्रकार से मछली में श्वसन होता है। नेक्स्ट देखिए, मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मानव हृदय को कितने प्रकोष्ठों में बांटा गया है? मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देना। कितने होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, 4 या ऑप्शन डी, इसको अपन 5 कर लेते हैं ना, 5। 2, 3, 4 या फिर 5, ए बी सी या फिर डी, कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 4। देखो बेटा कौन कौन से होते हैं? 2 तो होते हैं आलिंद, आपने पढ़ा होगा हृदय की संरचना में, 2 आलिंद और 2 नीले, तो टोटल हो गए 4। दाईं तरफ स्थित भाग दायां आलिंद, दायां नीले, बाईं तरफ स्थित भाग बायां आलिंद और बायां नीले। आलिंद ऊपर और नीले नीचे की तरफ पाए जाते हैं। तो 4 प्रकोष्ठ होते हैं आलिंद और नीले, ध्यान रखना। सरीसृप के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? सरीसृप के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 या ऑप्शन डी है 5। सरीसृप के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? कितने होते हैं? फटाफट से अपना आंसर कीजिए। कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकोष्ठ होते हैं। सरीसृप का हृदय 3 भागों में बटा हुआ होता है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो किस भाग के द्वारा होती है? सामान्यतः पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, सामान्यतः पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा करते हैं या कहाँ संपन्न होती है? ऑप्शन ए है जड़ के द्वारा, ऑप्शन बी है तना द्वारा, ऑप्शन सी है पत्ते द्वारा या ऑप्शन डी है फूल के द्वारा होती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है? ए बी सी या फिर ऑप्शन डी? क्या आएगा राइट आंसर? फटाफट से बेटा अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। पत्तियों में क्या पाए जाते हैं? रंध्र। इन रंध्रों के द्वारा ही पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया को क्या कहते हैं? जो पौधे के वायवीय भाग है जैसे पत्तियां वगैरह, पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है परागण, ऑप्शन बी है निषेचन, ऑप्शन सी है विसरण या ऑप्शन डी है वाष्पोत्सर्जन। पौधे के वायवीय भागों से जल का निष्कर्ष या जल का उत्सर्जन क्या कहलाता है? ए बी सी या फिर डी? क्या आएगा? तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट देखिए बेटा, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। वह क्रिया जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, शरीर को ऊर्जा मिलती है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए शोषण, ऑप्शन बी पोषण, ऑप्शन सी उत्सर्जन और ऑप्शन डी है उत्तेजनशीलता। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन आएगा जो जिस प्रक्रम के द्वारा शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है? ए बी सी या फिर डी? राइट आंसर कौन सा होगा? जो भी आंसर है
फटाफट से कमेंट कीजिए बेटा। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर डी आएगा? तो राइट आंसर क्या होगा? श्वसन। श्वसन की परिभाषा क्या है? कोशिकाओं में O2 की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में खाद्य पदार्थों के अपघटन से, खाद्य पदार्थों के अपघटन से ऊर्जा प्राप्त होने का प्रक्रम श्वसन कहलाता है। O2 की उपस्थिति में खाद्य पदार्थों के अपघटन से ऊर्जा प्राप्त होने का जो प्रक्रम है क्या कहलाता है बेटा? श्वसन कहलाता है। तो जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? श्वसन के द्वारा। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ये परिभाषा भी पूछी जा सकती है, तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ढंग से तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके फलस्वरूप क्या निर्मित होता है? क्या वसा निर्मित होती है, प्रोटीन निर्मित होता है, ग्लूकोज निर्मित होता है या प्रकाश प्राप्त होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कौन सा उत्पाद, मैं ये भी कह सकता हूं उत्पाद कौन सा प्राप्त होगा? मुख्य उत्पाद। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, जो भी राइट आंसर है फटाफट से अपना आंसर कमेंट कीजिए। क्या आएगा? प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित पदार्थ क्या कहलाता है? वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज या प्रकाश? क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज, या मैं कहूं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ध्यान रखना, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट से। क्या आएगा? जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए, जो जीवन के लिए उपापचयी क्रियाएं आवश्यक है, जो क्रियाएं आवश्यक है उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? यानी जीवन जीने के लिए, सजीवों को जीवन निर्वाह करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति की आवश्यकता होनी चाहिए, या शरीर की वृद्धि की आवश्यकता है, या टूटे फूटे ऊतकों के मरम्मत की आवश्यकता होती है, या इनमें से सभी? जीवन के निर्वाह के लिए किसकी आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? अपना राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए बेटा। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर डी आएगा? तो देखो, निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा नहीं होगी तो व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा, अंग काम नहीं कर पाएंगे तो मृत्यु हो सकती है। शारीरिक वृद्धि भी आवश्यक है, टूटे फूटे अंगों की मरम्मत भी आवश्यक है। इसका मतलब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी चीजों की हमें आवश्यकता होती है जीवन के निर्वाह के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य मतलब मछली। मछली का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? ऑप्शन ए है क्रिया, ऑप्शन बी है फेफड़ा, ऑप्शन सी है गिल्स, ऑप्शन सी है नाक। यहां त्वचा आएगा ना, त्वचा। ऑप्शन ए त्वचा, फेफड़े, गिल्स या नाक। पहले आ चुका है ये क्वेश्चन, तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, गिल्स। मछली का जो श्वसन अंग है वो गिल्स या क्लोम। नेक्स्ट देखिए, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल किस रंग का होता है? सबसे पहले तो किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए हरा, नीला, लाल या सफेद? जो भी राइट आंसर है कमेंट कीजिए। अच्छा ये बताइए, क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? पत्तियों में। ठीक है, किसके लिए आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है। क्या होता है? यह पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। पत्तियों का हरा रंग किस वर्ण की वजह से होता है? क्लोरोफिल वर्ण की वजह से ही होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हरे रंग का होता है क्लोरोफिल वर्णक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, रेजिन एवं गोंद कहां संचित रहते हैं? गोंद एवं रेजिन जैसे पदार्थ कहां संचित रहते हैं? ऑप्शन ए है फ्लोएम में,
ऑप्शन बी है कॉर्टेक्स में, ऑप्शन सी है छाल में, ऑप्शन डी है पुराने जाइलम में। ए, बी, सी या डी, जो भी राइट आंसर है फटाफट से कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर ऑप्शन डी होगा। क्या आएगा आंसर? जो भी हो फटाफट से बेटा कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी। गोंद एवं रेजिन पौधे कहाँ संचित रखते हैं? तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, पुराने जाइलम में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, खालिस्तान में भी बन सकता है कि गोंद एवं रेजिन जैसे पदार्थ खालिस्तान संचित रहते हैं, पुराने जाइलम में संचित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक किस विधि के द्वारा अपना पोषण करता है? ऑप्शन ए स्वपोषी, ऑप्शन बी है मृतजीवी, ऑप्शन सी है संभोजी और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। कवक किस विधि के द्वारा, किस पोषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। जो भी राइट आंसर है फटाफट से आंसर कमेंट कीजिए बेटा। क्या आएगा? ए, बी, सी या फिर डी? किसके द्वारा? देखो, स्वपोषी तो क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मृतजीवी क्या करते हैं? सड़े गले मृत जीवों से, सड़े गले मृत जीवों से और अपशिष्टों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो कवक क्या होते हैं? मृतजीवी होते हैं, सड़ी गली वनस्पति से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है बी, मृतजीवी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन में सहायक होता है या उत्सर्जी अंग होता है? ऑप्शन ए वर्कक, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी आंख और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग उत्सर्जी अंग है? ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी? जो भी राइट आंसर हो फटाफट से अपना कमेंट कीजिए। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर डी आएगा। राइट आंसर कौन सा होगा? ए, बी, सी या फिर डी? कौन सा उत्सर्जी अंग है? तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, वर्कक। और मानव में वर्कक किसका उत्सर्जन करता है? यूरिया का उत्सर्जन करता है। ठीक है, ये भी पूछा जाए कि मनुष्य किस रूप में उत्सर्जन करता है, तो यूरिया का उत्सर्जन करता है। आगे देखिए, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण में निर्मित होता है? इथाइल एल्कोहल या एथेनॉल? इथाइल एल्कोहल या एथेनॉल का निर्माण किस प्रकार के शोषण में होता है? ऑप्शन ए वायवीय, ऑप्शन बी है अवायवीय, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इथाइल एल्कोहल का निर्माण किस प्रकार के शोषण में करता है? अच्छा, इथाइल एल्कोहल का निर्माण कौन करता है? उदाहरण भी दे सकते हैं अपन। तो इथाइल एल्कोहल का निर्माण किसमें होता है? यीस्ट कोशिकाओं में। किसमें? यीस्ट के द्वारा। कब करता है? जब यीस्ट अवायवीय शोषण करता है। अवायवीय शोषण, अवायवीय शोषण के दौरान यीस्ट इथाइल एल्कोहल या एल्कोहल का निर्माण करता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन या लोहा? लोहा तत्व की प्रधानता होती है ब्लड में। क्या काम करता है? ये रक्त का निर्माण करता है, रक्त का निर्माण करता है। तो ये कह रहा है रक्त के निर्माण नहीं हो या रक्त की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन ए क्या टीबी, ऑप्शन बी है मधुमेह, ऑप्शन सी है एनीमिया या ऑप्शन डी है उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। इनमें से आयरन की कमी से, लोह तत्व की कमी से होने वाले रोग का नाम बताना है। तो ऐसा कौन सा रोग है जो आयरन या लोह तत्व की कमी से होता है? कौन सा होता है? एनीमिया। अच्छा, ध्यान रखना है एनीमिया को रक्ताल्पता भी कहते हैं, रक्ताल्पता भी कहते हैं।
ठीक है, तो आपको ये पूछा जा सकता है एनीमिया या रक्त अल्पता रोग किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है। नेक्स्ट देखिए, कूटपाद किसमें पाया जाता है, या कौन सा जीव कूटपाद का निर्माण करता है? ऑप्शन ए है पैरामीशियम, ऑप्शन बी है यूग्लिना, ऑप्शन सी है अमीबा में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। कूटपादों का निर्माण किस जीव के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। जो भी राइट आंसर हो फटाफट से अपना आंसर कमेंट कीजिए बेटा। ऑप्शन ए, बी या सी या फिर डी, कौन सा आएगा? तो कूटपाद का निर्माण किसमें होता है? अमीबा में। क्या काम करता है अमीबा में कूटपाद? भोजन पकड़ने में और गति में, दोनों में सहायक होते हैं। क्योंकि अमीबा की आकृति अनियमित होती है तो इसकी संरचना पे अंगुली के समान प्रवर्ध बनते रहते हैं, जिन्हें कूटपाद कहते हैं। और ये कूटपाद भोजन को चारों ओर से घेर लेते हैं, खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। ठीक है, तो वो अमीबा में भोजन की प्रोसेस आ जाएगी। आगे देखिए, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? प्रकुंचन दाब कितना होता है? 120 mmHg, बी 150 mmHg, सी 90 mmHg और डी इनमें से कोई भी नहीं। मानव हृदय का प्रकुंचन दाब कितना होता है? दो प्रकार के दाब होते हैं, एक तो प्रकुंचन दाब, एक होता है अनुशिथिलन दाब। तो प्रकुंचन तो कितना, अनुशिथिलन कितना? तो कितना होता है प्रकुंचन? तो अधिकतम होता है 120 mmHg और अनुशिथिलन निम्नतम होता है 80 mmHg। तो यहाँ राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 120 mmHg। अगर केवल मनुष्य का सामान्य रक्त दाब पूछता तो आप कितना बताते? 120, 80 mmHg। ये व्यक्ति का, किसी स्वस्थ व्यक्ति का, सामान्य व्यक्ति का रक्त दाब होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, या उपयुक्त सभी। वैसे ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, इसलिए आप इसका आंसर दे सकते हैं आसानी से कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? उपयुक्त सभी। क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए आंख में, ऑप्शन बी अग्नाशय में, ऑप्शन सी यकृत में, या ऑप्शन डी आमाशय में। मानव में जठर ग्रंथियों का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। जो भी ऑप्शन राइट आंसर हो बेटा फटाफट से कमेंट कीजिए। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर डी आएगा। मानव में जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, आमाशय में। आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है जो HCl अम्ल स्रावित करती है। कौन सा अम्ल? HCl। इसके अलावा एक पेप्सिन एंजाइम भी स्रावित करती है जो प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करने का काम करता है आमाशय में, भोजन का आंशिक पाचन होता है। तो जठर ग्रंथियां आमाशय की भित्ति के द्वारा निर्मित होती है, भित्ति में पाई जाती है। ठीक है, तो आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आगे देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी अंडाशय, या ऑप्शन डी है एड्रिनल। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर कमेंट कीजिए बेटा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ए, बी, सी या फिर डी? क्या आएगा? तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, लीवर। ध्यान रखना, लीवर या यकृत।
यकृत किसका निर्माण करता है? पित्त का निर्माण करता है। पितरस जो वसा का पाचन करता है। पितरस किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करने में सहयोग करता है, भोजन को क्षारीय बनाता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी यकृत ग्रंथि ही है। ठीक है, अगला देखिए, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक है? लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, रक्त बिंबाणु या इनमें से सभी। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, रक्त बिंबाणु या फिर प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने का कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? ऐसा कौन सा रस है जो छोटी आंत में भोजन के पाचन में सहायक होता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मान लेना, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है कि छोटी आंत में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, और इस क्वेश्चन का आंसर यही लिखा हुआ है पूरा का पूरा। तो ऑप्शन ए है पितरस, ऑप्शन बी है अग्नाशय रस, ऑप्शन सी है आंत्र रस, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो छोटी आंत में भोजन के पाचन के लिए निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? क्या पितरस होता है? बिल्कुल होता है। किससे स्रावित होता है? यकृत से। यकृत पितरस स्रावित करता है। क्या काम करता है? वसा का पायसीकरण करता है। वसा का पायसीकरण यानी वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ता है। इसके अलावा क्या करता है? भोजन को क्षारीय बनाता है। भोजन को क्या बनाता है? क्षारीय बनाता है। ठीक है, अग्नाशय रस, अग्नाशय रस में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे ट्रिप्सिन, प्रोटीन का पाचन करने का काम करता है, एमाइलेस या एमिलेस जो स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लाइपेज क्या करता है? वसा के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अग्नाशय रस। आपको यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भोजन के पाचन में अग्नाशय रस की भूमिका बताइए। भोजन के पाचन में अग्नाशय रस की भूमिका बताइए, तो क्या लिखोगे? भोजन के पाचन में अग्नाशय रस क्या करता है? यह अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। इससे मुख्यतः ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज आदि एंजाइम स्रावित होते हैं, जिनमें जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है, एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, लाइपेज वसा को वसीय अम्ल में बदलता है, या इसके अलावा जो ये एंजाइम होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को एमिनो अम्ल में परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार से लगभग संपूर्ण भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है। किसके द्वारा? अग्नाशय रस के द्वारा भोजन में पाचन होता है। आंत्र रस, आंत्र रस से भी बहुत सारे एंजाइम स्रावित होते हैं, जैसे लाइपेज है, न्यूक्लिएजेज है, माल्टेज है, सुक्रेज है आदि एंजाइम होते हैं जो अंत में भोजन को अमीनो अम्ल में, ग्लूकोज में और वसीय अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये सारे ही छोटी आंत में भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पितरस, अग्नाशय रस और आंत्र रस तीनों ही भोजन का पाचन करते हैं। आगे देखिए, आमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह की स्वरूप को क्या कहते हैं? देखो, काइम ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है चाइल, ऑप्शन सी है काइलोमाइक्रोन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आमाशय में भोजन का आंशिक पाचन होता है। आंशिक पाचन, या अपन यूं कहे केवल प्रोटीन का ही पाचन हो पाता है। प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित कर दिया जाता है पेप्सिन एंजाइम द्वारा। इस प्रकार से जो आंशिक पचा हुआ भोजन है, इस आंशिक पचे हुए भोजन को क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। आपको यह भी पूछा जा सकता है काइम का निर्माण कहाँ होता है? आमाशय में। तो आमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? काइम। ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, काइम कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए सीलिया द्वारा, ऑप्शन बी है कोशिका मुख द्वारा, ऑप्शन सी है भोजन रसदानी द्वारा, या ऑप्शन डी है कूटपाद के द्वारा। आपने अमीबा की संरचना में पढ़ा होगा कि अमीबा में जो भोजन है किसी निश्चित स्थान से ही होता है। अमीबा में जो भोजन होता है वो शरीर की किसी भी कोशिका के द्वारा हो जाता है। कूटपाद का निर्माण कहीं भी हो जाता है।
लेकिन जो पैरामीशियम है इसकी आकृति निश्चित होती है और ये किसी निश्चित भाग से ही भोजन को ग्रहण करता है, और जहां से ये भोजन को ग्रहण करता है उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका मुख द्वार। तो कोशिका मुख द्वार के द्वारा पैरामीशियम भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। ध्यान रखना, सीलिया भी भोजन के अंतर्ग्रहण में सहायक होता है, जो भोजन को पकड़कर कोशिका मुख द्वार तक पहुंचाने का काम करता है। तो जहां कहीं आपको कोशिका मुख द्वार नहीं मिलेगा वहां आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीलिया। सीलिया भी राइट आंसर हो सकता है, ये ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर दोनों होते तो अपन दोनों लिख देते, और अगर यहाँ एक ही ऑप्शन चुनना है तो अपन चुनेंगे कोशिका मुख द्वारा होता है। आगे देखिए, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों का ग्रहण कर उनका उपयोग अपनी वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं उनका उपयोग अपनी वृद्धि के लिए करते हैं, जनन के लिए करते हैं, विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं के लिए करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अंतर्ग्रहण कहते हैं, ऑप्शन बी परपोषण कहते हैं, ऑप्शन सी पोषण करते हैं, ऑप्शन डी स्व पोषण कहते हैं। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं उसका उपयोग करते हैं अपनी वृद्धि के लिए, जनन के लिए, क्या कहलाता है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, फटाफट से अपना आंसर दीजिए, क्या आएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी पोषण। भोजन को ग्रहण करना और उसे उपयोग में लेने की विधि को पोषण कहते हैं। तो जिसमें पोषक तत्वों को ग्रहण करना, उपयोग में करना शामिल है, उसका उपयोग वो वृद्धि के लिए करते हैं, जनन के लिए करते हैं, विकास के लिए करते हैं, क्या कहलाती है, पोषण कहलाता है। ठीक है, तो बेटा ये थे हमारे 5th चैप्टर से रिलेटेड कुछ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन जिनका हमने इस वीडियो में अध्ययन किया है। इससे पहले वाले वीडियो में कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन जो इस चैप्टर से संबंधित थे उनका भी आपको उस वीडियो में सोल्व करवा दिया गया है, जिन्हें आप वीडियो देखकर आराम से सोल्व कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में एमसीक्यूज के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ विजिट करके आप इस चैप्टर का पार्ट 1 का वीडियो भी देख सकते हैं। अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बेटा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जो नए यूजर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां अपन इसके अगले पार्ट जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके कुछ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चनों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर के और इससे पहले वाले चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन है उनका रिवीजन जरूर कर ले, ताकि आपकी प्रिपरेशन मजबूत तरीके से चलती रही। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।